नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ मनु और द रियल चर्चा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके विषय में। करीब 10 दिन पहले इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया। इजराइल को शक था कि ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब है और इजराइल उनकी सारी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के उद्देश्य से इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया। करीब 10 दिन हो गए इस बात को लेके और तब से सिचुएशन मिडल ईस्ट में लगातार सीरियस होती चली जा रही है। कल ही अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स यूज़ करके ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हेवी बम्बार्डमेंट किया, जिसकी वजह से सिचुएशन और सीरियस हो गई है और अब सभी ये अटकलें लगा रहे हैं कि ईरान किस प्रकार से रिटेलिएट करेगा। क्या वो इजराइल और यूएस दोनों के साथ तो एक नई तरीके की वॉर को शुरू करेगा या कोई और तरीका अपनाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम ईरान के पास जो ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करें, हमें ये देखना होगा कि ये ऐसे कौन से इवेंट्स हुए हैं पिछले कुछ 2-3 सालों में जिसकी वजह से आज सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई है। तो आइए दोस्तों, हमने एक छोटी-सी प्रेजेंटेशन तैयार की है, उसको देखेंगे। इट विल टेक अस अबाउट 3-4 मिनट्स एंड देन फिर हम आएँगे प्रेज़ेंट सिचुएशन में और देखेंगे कि ईरान के पास इस समय क्या ऑप्शंस हैं जिसको वो एक्सरसाइज़ कर सकता है। सो अगर हम शुरुआत करें अक्टूबर 7, 2023 से, तो हम देखेंगे कि हमास ने इज़राइल के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताना ज़रूरी है कि हमास एक ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है जो कि गाज़ा स्ट्रिप से ऑपरेट करता है। सो अक्टूबर 7, 2023 को हमास ने इज़राइल के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया जिसमें हमास ने करीब 2000 रॉकेट्स छोड़े और सिर्फ रॉकेट्स ही नहीं छोड़े, हमास के बहुत सारे फाइटर्स ने बॉर्डर क्रॉस करके इज़राइल के अंदर एंटर किया और मास शूटिंग्स की। उनके सामने जो भी आया उन्होंने उसको मारा, बच्चों को मारा, औरतों को मारा। करीब 1200 लोगों की इसमें जानें गईं और ये अटैक इतना ब्रूटल था कि जब इसके विजुअल्स पूरी दुनिया के सामने आए तो एक बहुत बड़ा शॉक लगा और ख़ासकर ये शॉक इज़राइल के लिए बहुत ही बड़ा था क्योंकि इज़राइल एक छोटी-सी कंट्री है, उसकी थोड़ी-सी पॉपुलेशन है और इज़राइल का सिक्योरिटी apparatus बोथ सॉफ्ट एज़ वेल एज़ हार्ड सिक्योरिटी apparatus इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उनके लिए इस बात को पचा पाना बहुत मुश्किल था कि इज़राइल के अंदर इतना बड़ा अटैक हो गया और इज़राइली सिक्योरिटी उसको बचाने में नाकामयाब रही। हमास के अटैक के रिस्पॉन्स में इज़राइल ने अक्टूबर 2023 के एंड में एक मैसिव ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गाज़ा स्ट्रिप के अंदर। पहले इज़राइल ने एयर स्ट्राइक्स की जहाँ पे हमास लीडर्स के हाइडआउट्स को चुन-चुन के तबाह किया गया। हमास लीडरशिप को ख़त्म किया गया एक बड़े लेवल पे और उसके बाद इज़राइल ने ग्राउंड इन्वेजन्स किए और ये ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। इसमें अब काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट्स की जानें भी गई हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से करीब 30,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं और जब इज़राइल गाज़ा में अपना ऑपरेशन आयरन सोल्ट्स कर रहा था, तभी ईरान ने अपने प्रॉक्सीज़ को एक्टिवेट किया मिडल ईस्ट में, हिज़्बुल्लाह को लेबनान में और हुतीज़ को यमन में इज़राइल के ऊपर अटैक करने के लिए। लेबनान इज़राइल के नॉर्थ में है जहाँ से हिज़्बुल्लाह हमास की तरह इज़राइल को अटैक करता है और हुती ग्रुप्स यमन में ऑपरेट करते हैं जहाँ से ये इज़राइल की जो कमर्शियल शिप्स हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। ये दोनों ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। इनका इंटरेस्ट हमेशा इज़राइल के अगेंस्ट रहा है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अप्रैल 2024 में अगर आएँ तो इज़राइल ने हमास के एक बड़ा लीडर इस्माइल हानिया का असैसिनेशन किया ईरान के अंदर। इस्माइल हानिया ईरान में खमेनी लीडरशिप से मिलने के लिए तेहरान में थे जब इज़राइल ने ये ऑपरेशन किया और इस्माइल हानिया का असैसिनेशन किया। उसके बाद साल 2025 के शुरू में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उसने कहा कि ईरान ने 60% से ज़्यादा यूरेनियम को एनरिच किया है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये भी बताया कि उसको फोर्डो और नटांज जो कि ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स हैं वहाँ पे एक्सेस नहीं दिया गया इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन करने के लिए। इसी बीच जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ईरान को एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा यदि ईरान अपने हाई लेवल यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को रोकता है और IAEA के असेसर्स को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे इंस्पेक्शन करने के लिए इजाज़त देता है, तो इकोनॉमिक सैंक्शंस जो ईरान के अगेंस्ट लगे हुए हैं उसमें ईरान को रिलीफ दी जाएगी। लेकिन ईरान ने इस ऑफर को रिजेक्ट किया और कहा कि अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। और अब हम आगे पढ़ें तो साल 2025 के इसी महीने जून में 12 तारीख को इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया। इस अटैक में पहले इजरायली जेट्स ने ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम से उनको डीएक्टिवेट किया, उनके ऊपर हैवी बम्बार्डमेंट किया। उसके बाद इजरायली जेट्स ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया, जैसे कि नतांज, इस्फहान और परचिन। फोर्डो जो कि मेन न्यूक्लियर साइट है, उसके ऊपर अटैक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वह बहुत डीप साइट है जो कि अर्थ के करीब 400-500 मीटर अंदर बनाई गई है। इस अटैक के रिस्पॉन्स में ईरान ने रिटेलिएट किया इजराइल के ऊपर अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू,
जैसे कि हिजबुल्लाह, और बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू यहाँ पर उसने कई सौ बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल के ऊपर छोड़ी, परंतु वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया वो अटैक, क्योंकि इसराइल के पास एक बहुत ही सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने कि मैक्सिमम मिसाइल्स को रोका। लेकिन जैसे ही जैसे दिन आगे बढ़े, हमने देखा कि आयरन डोम की इफेक्टिवनेस और जो एफिशिएंसी है वो कम होती गई। पिछले 3-4 दिनों में आने वाली मिसाइल्स जो कि इजराइल के अंदर जिन मिसाइल्स ने हिट किया है उनकी तादाद पिछले 3-4 दिनों में बढ़ी है, और इसीलिए इजराइल बार बार अमेरिका को इस युद्ध में शामिल होने के लिए बोलता रहा। इजराइल का कहना है कि जो फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की, वो बहुत डीप है और उसको भेद पाना इजराइल के किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी मिसाइल के लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए यूएस के पास जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, और जो कि सिर्फ B-2 बॉम्बर जो प्लेन है कैरी कर सकता है, उसी के थ्रू वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स ड्रॉप किए जा सकते हैं फोर्डो में, जो कि बहुत डीप टारगेट्स को भी तबाह कर सकते हैं। और फिर कल 22 जून 2025 को अमेरिका ने इजराइल का साथ देते हुए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे एक बड़ा हमला किया, जिसमें उसने बहुत सारे बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए, बहुत सी टोमाहॉक मिसाइल्स फायर की, और नतांज, इफ्सहान और फर्डो साइट्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी 3 फैसिलिटीज हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स से अटैक किया ईरान के अंदर। तो ये 3 फैसिलिटीज हैं। पहली है फर्डो, दूसरी है नतांज और तीसरी है इस्फहान। इस्फहान और नतांज के बारे में बताया जा रहा है कि यूएस ने अपनी टोमाहॉक मिसाइल्स जो कि सबमरीन के ऊपर डिप्लॉयड थी नॉर्थ अरेबियन सी में, वहां से उसने इन टोमाहॉक मिसाइल्स को फायर किया नतांज और इस्फहान के ऊपर। बताया जा रहा है करीब 30 टोमाहॉक मिसाइल्स थी। नतांज और इस्फहान के ऊपर B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ शायद उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये साइट्स इतनी डीप नहीं थी। फर्डो, जो कि एक काफी डीप अंडरग्राउंड साइट है, इसके ऊपर B-2 बॉम्बर्स की जरूरत पड़ी, और यहाँ से B-2 बॉम्बर से 6 बंकर बस्टर्स बॉम्ब फर्डो साइट के ऊपर गिराए गए। इसके अभी वीडियोस आ रहे हैं, और जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनसे आप क्लियरली देख सकते हैं कि करीब 6 होल्स एंट्रेंस के पास पाए गए हैं फर्डो साइट के ऊपर, अगर आप कंपेयर करें प्री एंड पोस्ट पिक्चर्स ऑफ द सैटेलाइट। और ये बताया जा रहा है कि फर्डो साइट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसके अंदर जो भी एनरिच यूरेनियम था या जो भी फैसिलिटीज थी यूरेनियम को एनरिच करने के लिए, उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। और ऐसा ही बताया जा रहा है नतांज और इफ्सहान के बारे में। आप देखेंगे कि ये जो sites हैं, they are almost in the middle of Iran. They are not on the borders of any country. They are clearly inside Iran. Even though इसराइल ने शुरुआती जब हमले किए ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे, तो उसने बहुत सारे बॉम्ब्स गिराए यहाँ अपने फाइटर जेट से, और उसने करीब करीब सारी न्यूक्लियर साइट्स को ऑलमोस्ट तबाह किया। बट फर्डो के ऊपर इसराइल ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि फर्डो डीप अंडरग्राउंड साइट है, और इसी के लिए इसराइल को यूएस की हेल्प चाहिए थी, क्योंकि यूएस के पास B-2 बॉम्बर्स हैं, जिन पे आप 6 बंकर बस्टर्स बॉम्ब उन्होंने लगाए और फर्डो साइट पर डाले। एक बंकर बस्टर बॉम्ब करीब 13 टन के आसपास होता है, करीब 13,000 किलो का, और ये डीप पेनिट्रेट करता है ग्राउंड में, और फिर इसमें एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से जो भी उसकी रेंज में है, इट गेट्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब देखना ये होगा भविष्य में जब खबरें आएंगी कि इससे कितना नुकसान हुआ है फर्डो पे। अब जैसे जैसे आगे न्यूज आएंगी, पता लगेगा कि इसराइल और अमेरिका क्या अपने ऑब्जेक्टिव में सफल हुए हैं। उनका जो ऑब्जेक्टिव था कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाए, इस तरीके की कोई भी फैसिलिटी ना छोड़ी जाए ईरान के अंदर, जिससे कि वो भविष्य में कोई न्यूक्लियर वेपन बना सके। जैसे जैसे न्यूज़ बाहर निकलेगी ईरान से, हमें पता लगेगा कि ईरान और अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव में कितना सफल हुए। अब अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक तो कर दिया, अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान किस तरीके से रिटेलिएट करेगा अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर। अब देयर आर 3 ऑप्शंस दैट वी हैव ट्राइड टू मैप हियर ऑन दिस slide. The first assumption that we should start with is that there would be no boots on the ground. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार यही बात बोली है कि वो किसी भी फॉरेन वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। वो किसी भी तरीके से अमेरिका को ऐसी किसी वॉर में इन्वॉल्व करना नहीं चाहते जिस प्रकार की वॉर अमेरिका ने इराक में और अफगानिस्तान में लड़ी। तो हम ये मान के चलेंगे कि अमेरिका की फौज ईरान में नहीं आएगी किसी भी प्रकार से। और इसराइल के लिए भी ये कहा जा सकता है, क्योंकि इसराइल की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो बहुत छोटे साइज की हैं, और इसराइल हमेशा ईरान के ऊपर एयरफोर्स से ही हमला करता है। भविष्य में किसी भी प्रकार की ईरान और इसराइल के बीच में वॉर होगी, तो वो मिसाइल्स, ड्रोन्स और एयर वॉरफेयर की तरह से ही होगी। सो देयर वुड बी नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, ये असम्पशन हम मान के चलेंगे। नाउ ईरान के पास 3 ऑप्शन है, या तो ईरान इसराइल के ऊपर और अपने अटैक्स को बढ़ाए, ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज करे, ज्यादा पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज करे, और या फिर हिजबुल्ला को एक्टिवेट करे लेबनान के साइड। हिजबुल्ला ने जब वॉर ये शुरू हुई, जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, तो हिजबुल्ला ने कहा कि वो इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा।
वो इसलिए भी क्योंकि हिजबुल्लाह की लीडरशिप को, हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटीज़ को इज़राइल ने बहुत हद तक ख़त्म कर दिया है लेबनान के अंदर। इन दोनों ही सिनेरियो में ऐसा लगता है कि ये वॉर लंबी चलेगी और इट वुड बी जस्ट अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर ऑफ एट्रिशन। इसका कोई भी क्लियर कट विनर नहीं दिखाई देता। दूसरा ऑप्शन ये है कि ईरान यूएसए को अटैक करे। अब यूएसए को अटैक कैसे कर सकता है ईरान? यूएसए की कोई बाउंड्री नहीं लगती ईरान से, या उस रीजन में भी नहीं है यूएसए। यूएसए ईरान से बहुत दूर है। ईरान यूएसए की जो बेसेस है मिडिल ईस्ट में उनको अटैक कर सकता है। यूएस के इस पूरे रीजन में मिडिल ईस्ट में बहुत सारी बेसेस हैं और मेन बेस जो ईरान के सबसे पास है वो है अल उदय बेस कतर के अंदर। और जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ईरान ने ऑलरेडी यूएस की मिलिट्री बेस जो अल उदय में है कतर में, उसके ऊपर एक बड़ा अटैक किया है। अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि यूएस किस तरीके से रिएक्ट करता है। यूएस ने बहुत ही क्लियरली कहा है शुरू से कि अगर ईरान ने किसी भी तरीके का रिएक्शन दिया, मिलिट्री रिएक्शन, तो यूएस एक हैवी रिटेलिएशन करेगा। इसको अब हम देखेंगे कि आने वाले समय में ऐसा क्या होता है। तो दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। अभी हमने रिकॉर्डिंग फिनिश भी नहीं करी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर डिक्लेयर कर दी है इजराइल और ईरान के बीच में। आइए देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग दैट कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, इट हैज बीन फुली एग्रीड बाय एंड बिटवीन इजराइल एंड ईरान दैट देयर विल बी अ कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर। सो इन्होंने कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर के लिए, ऐसा लगता है कि शायद ईरान और इजराइल अग्री कर गए हैं टोटल सीज फायर के लिए। और ये बड़ा ही चौंकाने वाली चीज़ है क्योंकि इजराइल ने शुरू से ही अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर किया था कि जब तक ईरान की सारी न्यूक्लियर साइट्स डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती तब तक इजराइली ऑपरेशन को जारी रखेगा। तो ऐसा लगता है कि यूएस और इजराइल कन्विंस्ड हैं कि उन्होंने ईरान की सारी न्यूक्लियर साइट्स को ख़त्म कर दिया है और आने वाले समय में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब देखना होगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर डिक्लेयर किया ईरान और इजराइल के बीच में, क्या ये होल्ड करता है? क्या ईरान और इजराइल इसको मानेंगे? बट ऐसा लगता है कि मानेंगे, बिकॉज जिस अथॉरिटी के साथ डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे लिख रहे हैं, तो लगता है कि शायद इजराइल और ईरान दोनों अग्री कर गए हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है दोस्तों। अभी तो हम ये अटकलें लगा रहे थे कि ईरान किस तरीके से रिएक्ट करेगा, और ईरान ने रिएक्ट किया भी यूएस के मिलिट्री बेस पे हमला करके। हम सोच रहे थे कि शायद यूएस और हैवी रिटेलिएशन करेगा, इजराइल और यूएस मिलकर ईरान के ऊपर और बड़े हमले करेंगे आने वाले कुछ दिनों में, और ईरान भी किसी न किसी तरीके से रिएक्ट करेगा। लेकिन ये सीज फायर का डिक्लेरेशन एक चौंकाने वाला है। बट इट शुड बी अ वेलकम मूव इन दैट रीजन, बिकॉज इसकी वजह से रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ रही थी और ऐसा लगता था कि शायद ऑयल प्राइसेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इंडिया का भी एक मेजर चंक है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ऑयल इंडिया का आता है, तो बिजनेस भी काफी इफेक्ट हो सकता था इससे। लेकिन इट्स अ वेलकम मूव। आई थिंक ऑल पार्टी शुड वेलकम दिस। देखने वाली बात ये होगी भविष्य में कि ये सीज फायर कितने दिन चलता है। क्या अमेरिका इसको इंश्योर कर सकता है कि ईरान और इसराइल अब एक दूसरे के ऊपर और हमले नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसी पॉजिटिव नोट पे हम खत्म करते हैं। ये डिस्कशन अच्छा रहा, और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जाकर सजेशंस दें कि हम अपने कंटेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो हम जल्दी दोबारा मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।